आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 10वीं की गणित विषय की बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया प्लेलिस्ट का ये अध्याय 3 का ये वीडियो होगा, जिसमें अध्याय 3 दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म में से परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे और उन्हें हल करना सीखेंगे। यह अध्याय कुल 4 अंकों का है और इस चैप्टर में से कुल 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के और 1 प्रश्न आएगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का। तो कुल 3 प्रश्नों की आपने तैयारी करनी है। 4 अंकों की अगर तैयारी करनी है तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। बोर्ड एग्जाम की अति महत्वपूर्ण जो भी वीडियो है या उनके पीडीएफ फाइल है वो मेरे आपको चैनल के माध्यम से और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब अगर बात करें प्रश्नों की, तो ब्लू प्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे हैं। तो एक एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से अभ्यास कर लेना। स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपये है, इसका बीजगणितीय रूप होगा। 4 समीकरणें दे रखी है, इनमें से हमें वो समीकरण छांटनी है जो इस कथन के लिए बनी हुई है। कथन में क्या लिखा हुआ है कि 7 पेंसिल है और 5 पेन है, इनका कुल मिलाकर मूल्य 29 रुपये बनता है। तो अगर हम वैसे देखें, पेन का मूल्य x मान लें तो 7 पेन है तो 7x हो जाएगा, और पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, 7 पेंसिल का 7x हो जाएगा, और प्लस में 5 पेन का मूल्य है तो एक पेन का y रुपये माने तो 5y हो जाएगा, 5 पेन का मूल्य, टोटल मिलाकर 29 रुपये हो जाएगा। ये वाला आंसर हमें यहाँ पर ऑप्शन जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें वैसे डायरेक्ट ही दिखने को मिल गया, तो इसी को हम टिक कर देंगे। ये हमारा राइट आंसर है। आगे इसके बाद अगला प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x प्लस 2y बराबर 4 और के एक्स माइनस 5y बराबर माइनस 10 के अनंत हल होंगे। के का ऐसा मान बताना है जिसके लिए इसके अनंत हल हैं। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, अनंत हल होने के लिए इसकी जो प्रॉपर्टी लगती है, गुणधर्म लगता है अनंत हल के लिए। अनंत हल के लिए गुणधर्म क्या है? इसका गुणधर्म होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2, और ये बराबर होता है c1 बटा c2 के। रेखाएं संपाती जब होती है ना तो अनंत हल होता है। अब a1 बटा a2 यहाँ से मान देखें, x का जो गुणांक होता है ना वो a1 होता है, x का गुणांक यहाँ कितना है 3 है, तो a हो गया, a1 हो गया पहली समीकरण। दूसरी समीकरण में x का गुणांक होगा a2, a आ जाएगा, बराबर b1, y का गुणांक पहली समीकरण में 2, b1 का मान, दूसरी समीकरण में माइनस का 5, और बराबर में C1। अब C1 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मानक जो समीकरण होती है वो क्या होती है, बराबर में 0 होना चाहिए, तो ये 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यानी C1 का मान माइनस का 4 है। और इसके अलावा ये जो माइनस का 10 है ये इधर आएगा बराबर के इस तरफ, बराबर में 0 लाने के लिए, तो माइनस 10 इस तरफ आने के बाद प्लस का 10 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आपस में कटेगी 2/5 पे। ये मान और ये मान दोनों ही मान माइनस के 2/5 है, तो ये 3 बटा के है, इसकी वैल्यू इनमें से किसी एक के बराबर होगी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 बटा के बराबर 2/-5। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के का गुणा 2 से 2 के बराबर 3 का गुणा -5 से -15, तो के का मान आ जाएगा -15/2। ये के की वैल्यू आ गई। 4 ऑप्शन को देखो आप, यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन -15/2 लिखा हुआ है, ये के का मान है। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है रेखिक समीकरणों के युग्म x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 बराबर 0 में निम्नलिखित है। अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं या ज्ञात नहीं कर सकते। चेक करते हैं दोनों समीकरणों को देखकर, ये वाली समीकरण और ये वाली समीकरण। हमें इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो a1 बटा a2 का मान निकालना होता है, b1 बटा b2 का मान निकालना होता है, और c1 बटा c2 का मान निकालना। तीनों मान निकालने के बाद फिर हम कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं। a1 बटा a2 देखो क्या आएगा, x के गुणांकों को देखो, यहाँ x का गुणांक 1 है और दूसरे वाले में x का गुणांक -4 है, तो ये आ जाएगा -1/4। पहला आंसर तो ये आया है। दूसरा b1 बटा b2, b1 यानी y के गुणांकों को देखना है, तो y का गुणांक पहली समीकरण में 2, दूसरी समीकरण में y का गुणांक है -8, तो ये 2 और 8 2 के पाड़े से कटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 आ गया। ये माइनस ऊपर वाली संख्या के या सामने लग जाता होता है। 2 मान तो आगे बराबर। तीसरा मान चेक करते हैं, C1 बराबर में 0 है तो C1 ये पूरा -5 C1 हो जाएगा अचर पद, और इधर बराबर में 0 है तो C2 का मान 20 हो गया। दोनों 5 के पहाड़े से कटते हैं, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो भी वैल्यू आई है ना तीनों बराबर आई है, एक जैसी आई है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास a1 बटा a2 है, b1 बटा b2 है और c1 बटा c2 है, तीनों मान बराबर है। और इसके लिए क्या होता है, रेखाएं कैसी बन जाती है, रेखाएं जब ये तीनों बराबर होते हैं ना तो रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती हो जाती है। रेखाएं कैसी है, संपाती है। और संपाती रेखाओं के लिए
इनमें से कौन सा आंसर होगा? संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, रेखिक समीकरण 4x + 3y - 6 = 0 पर स्थित बिंदु होगा। इस समीकरण के ऊपर स्थित बिंदु इनमें से बताना है, तो चेक कर लेते हैं हम। मान रख के देखेंगे 4x + 3y - 6 = 0, ये कब संतुष्ट होती है? जो भी बिंदु उसके ऊपर स्थित होगा ना, वो इसको संतुष्ट करेगा। यानी इक्वेशन में मान रखने पे हमें बराबर में 0 है ना, तो इधर भी 0 ही बन जाएगा। 0 = 0 आ जाना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो पहला है 3,2, यहाँ पर रखेंगे 4 × में 3 + 3 × y का मान 2, ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये ध्यान और रख लेना आप। माइनस का 6 = 0, सोल्व करते हैं तो 4 × 3 = 12 + 3 दूनी 6 - 6 = 0। 12 और 6 18, 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 बचेंगे, 12 = 0। क्या ये सही है? नहीं है सही, यानी ये आंसर तो हमारा गलत है। दूसरा 3, -2 रखते हैं, तो 4 x की जगह पर 3 + 3 की जगह 3, y का मान -2 और माइनस का 6 = 0। 4 × 3 = 12, 3 का गुणा -2 से करेंगे -6 बराबर में 0। -6 और -6 -12, 12 - 12 0 होता है, तो 0 = 0 आ गया। इस पॉइंट पर ये हमारा आंसर सही बैठ रहा है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें बताना था। आगे है 5वां प्रश्न, जो रेखिक समीकरण युग्म के हल अनंत होते हैं यदि इनसे प्राप्त रेखाएं, अनंत हल कब होते हैं? जब रेखाएं संपाती हो। तो अच्छा, अनंत नहीं पूछा, सॉरी मैंने पढ़ने में गलती कर दी, संगत पूछा है। संगत मतलब क्या होता है कि हल ज्ञात हो जाना चाहिए, हल ज्ञात हो सके, उसको बोलते हैं संगत हल, ज्ञात हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है, तो इसका हल ज्ञात हो सकता है। संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदु पर काटती है, तो इसके भी तो हल ज्ञात हो सकते हैं, दोनों के अनंत हल ज्ञात हो सकते हैं। दोनों के हल ज्ञात हो सकते हैं, कहने का मतलब प्रतिच्छेदी के, संपाती के। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं ज्ञात हो सकता। यानी हमारा इस क्वेश्चन में जो संगत हल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हल ज्ञात हो जाना। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल ज्ञात हो जाता है, संपाती रेखाओं का हल ज्ञात हो जाता है, तो दोनों ही आंसर सही है। तो अगर दोनों सही है तो फिर ऑप्शन में ये वाला सही माना जाएगा, ए और बै दोनों। यानी ये ए है, ये बै है, दोनों सही है। तो ये वाले लास्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है, जो ये बता रहा है कि ऊपर वाले ए और बै दोनों सही है। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। आगे है इसके बाद अगला सवाल, एक पेन तथा 3 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, इस कथन का बीज गणितीय रूप है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पेन का मूल्य x मान लो और पेंसिल का मूल्य y मान लो। अब पेंसिलें है कितनी? 3, तो 3y हो जाएगा, और दोनों का कुल मूल्य यानी कुल जोड़ कर दीजिए, बराबर में लिख दीजिए 15, x + 3y = 15। तो ये हमारा द ऑप्शन का राइट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म से प्राप्त हल अद्वितीय है तो इनसे निरूपित रेखाएं होगी। हल अद्वितीय यानी वैसा कोई और हल नहीं हो सकता। तो याद रखना, अद्वितीय हल कब आता है? जब रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर इसका सही आएगा, परस्पर प्रतिच्छेदी, परस्पर प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट 8वां सवाल, दो चर वाली रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो नहीं है? विलोपन विधि, ये तो विधि है। प्रतिस्थापन विधि, ये भी रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि है। उपरोक्त दोनों, ये भी तो सही हो गया ना, फिर दोनों ही सही है। फिर आगे है हल करने की विधि नहीं है, नहीं में ये फिर आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऐसी कोई आंसर हमारा सही नहीं है जो विधि नहीं है। यहाँ शब्द नहीं है वर्ड लिखा हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आप क्रिएट मत करना। हमने उस ऑप्शन को ढूंढना है जो विधि को नहीं बताता। ये तो विधि को बताता है, ये भी विधि को बताता है, ये भी विधि को बताता है। ये हमारा सही आंसर है कि उपरोक्त में से ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जो कि इस विधि के बारे में बता रहा है, तो ये ऑप्शन द सही हो गया। तो थोड़ा सा अलग से टाइप का ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें थोड़ा इसको समझ लेना। आगे है 8वें के बाद 9वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के हल असंगत होने का प्रतिबंध है। असंगत होने का मतलब क्या है? कि रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, समांतर है एक दूसरे के। और समांतर रेखाओं के लिए इसमें से प्रतिबंध है ये वाला, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ओके, ये 9वां क्वेश्चन था। इसके बाद आगे 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, रेखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि रेखिक समीकरण निकाय के अनेक हल होने के लिए रेखाओं का संपाती होना जरूरी है। तो निरूपित रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी। रेखिक समीकरण निकाय के लिए निरूपित रेखाएं संपाती होना जरूरी है, अनंत हलों के लिए या अपरिमित रूप से अनेक हलों के। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एक एक नंबर वाले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। अब इसके बाद आगे के जो प्रश्न हैं वो दो दो अंकों वाले हैं, इनको हमें हल करना पड़ेगा। हल करके इनको दिखाना है, 2 अंकों वाले लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न। दो दोस्तों अनी और बीजू की उम्र में 3 साल का अंतर है। दो दोस्त है, एक अनी है दूसरा बीजू है, कि उम्र में 3 साल का अंतर है। अनी के पिता धर्म की उम्र, अनी के पिता धर्म की उम्र अनी से 2 गुनी है। अनी अनी के पिता धर्म की उम्र अनी से 2 गुनी है और बीजू की उम्र उसकी बहन केथी से 2 गुनी है। केथी और धर्म की उम्र में 30 साल का अंतर है। अनी और
बीजू की उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4 अलग-अलग करैक्टर आ गए, एक अनी आ गया, बीजू आ गया, बीजू की बहन आ गई, बीजू की बहन भी है, कैथी भी है, विधर्म का पिता भी है, कई सारे इसमें नाम हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा ये क्वेश्चन, हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे जिनकी उम्र ज्ञात करनी है ना अनी और बीजू की, तो इनकी उम्र को हम एक्स और वाई मानेंगे। माना अनी की उम्र, अनी की उम्र, अनी की उम्र को मान लिया हमने एक्स वर्ष। और दूसरा है बीजू, बीजू की उम्र, बीजू की उम्र है वाई वर्ष। ये हमने दोनों की उम्र को मान लिया। अनी की उम्र एक्स वर्ष, बीजू की उम्र वाई वर्ष। अब है दो दोस्तों अनी और बीजू की उम्र में 3 साल का अंतर है। तो इन दोनों की जो आयु है ना, उम्र है ना, उनमें 3 साल का अंतर है। तो प्रश्नानुसार पहले ही हम यहाँ पर शर्त रख देते हैं कि प्रश्नानुसार क्या होगा, अंतर कितना है, अंतर है 3 वर्ष का। अंतर कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का अंतर है। अंतर में हम अनी को अगर बड़ा मान लें तो x माइनस वाई बराबर 3 आएगा, और इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब दूसरी समीकरण में अनी के पिता धर्म की उम्र अनी से 2 गुनी है। अनी के जो पिता धर्म है ना, धर्म की उम्र है, पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र कितनी है अनी के, अनी के पिता धर्म की उम्र कितनी है, अनी के पिता धर्म की उम्र अनी से 2 गुनी है। अनी की जितनी उम्र है ना उसकी दुगुनी है, यानी 2x हो जाएगा, 2x वर्ष। और कैथी और आगे, अच्छा इसमें बीजू की उम्र उसकी बहन कैथी से 2 गुनी है। और बीजू की जो उम्र है ना, बीजू की उम्र बराबर है 2 गुणा कैथी की उम्र, 2 गुणा कैथी की उम्र। अब यहां से अगर मैं कैथी की उम्र निकालूं, कैथी की उम्र क्या आएगी, कैथी, क्योंकि मुझे बीजू की उम्र का तो पता ही है, बीजू की उम्र क्या है, वाई वर्ष है। तो कैथी की उम्र हम बीजू की उम्र के पदों में निकालते हैं। तो यहां पर आएगा कैथी की उम्र, 2 चला जाएगा इधर बटा में बीजू की उम्र के, तो बीजू की उम्र कितनी है, वाई, वाई बटा 2 आ जाएगा। समीकरण नंबर, इसको मान, समीकरण नहीं माना हुआ है, चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा है कैथी और धर्म की उम्र में 30 साल का अंतर है। कैथी और धर्म की उम्र में 30 साल का अंतर है। कैथी की जो उम्र है ना वो धर्म की उम्र का और उन दोनों का अंतर, और कैथी तो छोटी होगी, धर्म बड़ा होएगा, क्योंकि धर्म तो उसका पिता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, थोड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला ये। प्रश्नानुसार क्या है, धर्म की उम्र, धर्म की उम्र माइनस कैथी की उम्र, कैथी की उम्र बराबर में 30 आएगा। 30 का अंतर है दोनों में। धर्म की उम्र तो है 2x, और माइनस में कैथी की उम्र है y बटा 2, बराबर में आएगा 30। पूरी समीकरण में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4x माइनस वाई बराबर 60 आ जाएगा। 4x माइनस वाई बराबर 60, तो यहाँ लिखते हैं 4x माइनस वाई बराबर 60। और इस समीकरण में अगर हम मान रखना चाहें, ये समीकरण नंबर हमारी 2 है, इसके नीचे मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ, x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम जोड़ें या घटाएं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, अगर मैं इसको घटा दूँ तो चिन्ह बदल के इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ सामने लिख दो घटाने पर, क्योंकि चर y बराबर है, y के मान दोनों में बराबर है, घटा देते हैं इसे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से 4x में से 1x माइनस होएगा तो 3x, y और y आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा 60 में से 3 घटाएंगे 57, x बराबर आ जाएगा 57 बटा 3, x बराबर आ जाएगा 19। 19, ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में, 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 19, x की जगह 19 माइनस वाई बराबर 3, 3 था। सोल्व करेंगे इसे तो माइनस वाई बराबर आएगा 3 माइनस 19, माइनस वाई बराबर आएगा माइनस के 16, तो वाई बराबर आ जाएगा 16, ठीक है। अब हमने पहले अनी की उम्र निकालनी है, तो अनी की उम्र क्या थी, यहाँ से लिखो अनी की उम्र, अनी की उम्र x मानी हुई थी, वो आ गई 19 वर्ष। और कैथी की उम्र, कैथी की उम्र, अनी की उम्र के बाद कैथी की उम्र y मानी हुई थी, y बराबर आ गया 16 वर्ष, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12वां। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हो तो एक पंक्ति कम होगी,
यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो तो 2 पंक्तियां अधिक होगी। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हल करते हैं। माना माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों माना में हम प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पहले ऐसे लिखते हैं। माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, तथा पंक्तियों की संख्या को भी मान लो। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर y। तब कुल विद्यार्थी कितने हुए? तब कुल विद्यार्थी एक पंक्ति के अंदर y विद्यार्थी है, x विद्यार्थी है और टोटल y पंक्तियां हैं, तो दोनों का गुणा हो जाएगा x इंटू वाई, यानी x y विद्यार्थी हो गए। टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या x y है। अब हम प्रश्नानुसार पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अतिरिक्त हों। पहले कितने थे? x थे, अब उसमें 3 और ऐड कर दो। 3 हमने ऐड कर दिए, तो इसका गुणा करेंगे, पंक्ति एक कम हो जाएगी। पंक्तियां पहले y थी, अब y से एक कम हो गया। स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, यानी स्टूडेंट तो एक्स वाई ही रहेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। पंक्तियों की संख्या 3 बढ़ गई, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो पंक्तियां एक कम हो गई और विद्यार्थी उतनी ही है, तो अब बराबर में एक्स वाई। अब इसे सोल्व करोगे, एक्स का गुणा वाई के साथ एक्स वाई, एक्स का गुणा -1 के साथ माइनस का एक्स, 3 का गुणा वाई के साथ प्लस का 3y, और 3 का गुणा -1 से तो माइनस का 3 और बराबर में एक्स। ये y बराबर के इस तरफ है, ये दोनों आपस में कट गए, और यहाँ से अगर मैं ये सारे मान दूसरी तरफ ले जाऊँ तो उससे क्या मिलेगा, x की वैल्यू प्लस की हो जाएगी और ये जो 3y है माइनस का 3y हो जाएगा। और अच्छा, x को ही एक तरफ ले चलते हैं तो 3y क्या आ जाएगा हमारे पास, 3y प्लस का ही रहेगा और माइनस का 3 रहेगा। देखो ये माइनस का जो x है ना, इसको हम दूसरी तरफ ले गए तो बराबर में x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 3y माइनस 3। आगे हमें काम में आएगी ये समीकरण, तो हमने प्रतिस्थापना विधि इसमें अप्लाई करनी है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है कि यदि एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, x में से 3 कम कर दो और y का मान अब कितना हो जाएगा, 2 पंक्तियां अधिक होगी, y का मान 2 अधिक हो जाएगा, बराबर में अब भी विद्यार्थी x इंटू वाई ही रहेंगे। x का गुणा y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का गुणा +2 से करेंगे तो प्लस के 2x, -3 का y से गुणा किया -3y, -3 का 2 से गुणा किया माइनस के कितने आ जाएंगे 6, और बराबर में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, हमें मिल जाएगी समीकरण 2x -3y बराबर समीकरण नंबर। अब इस वाली समीकरण में यहाँ से x का मान उठा के रखेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y के मान को हम दोबारा से रख देंगे समीकरण 1 में, तो x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों की संख्या तो x इंटू वाई से निकल ही जाएगी। तो हम अगले पेज पे करते हैं, x का मान रखने पर अगले पेज पे x की क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। लिखेंगे x का मान रखने पर 2x, x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान क्या है, x बराबर 3y माइनस 3 है, x बराबर 3y माइनस 3। इसके आगे एक शब्द और लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर ये है समीकरण 1, 2x, x की जगह पर लिखोगे 3y माइनस 3, -3y बराबर, यही था ना समीकरण, दोबारा देख लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 6 है, या हाँ 2x माइनस 3y बराबर 6 है। इसको सोल्व करेंगे हम, 3y माइनस 3 के साथ 2 का गुणा होगा तो 6y माइनस 6 माइनस का 3y बराबर का 6। 6y में से 3y कम हो जाएंगे तो 3y बचेंगे, और ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3y का मान आ जाएगा 12, और y का मान आ जाएगा 12/3, y का मान आ गया 4, y की वैल्यू कितनी आई है, 4 आ गई। अभी हमारा y निकला है। अब इस y के हिसाब से फिर समीकरण 1 में मान रख दो y का, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास थी x बराबर 3y, y की जगह 4 फिर -3, x बराबर आ जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 3, तो x बराबर आएगा 9 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अतः कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी थे x गुणा y, यानी x का मान 9 गुणा में y का मान 4, 9 चौके 9 का 4 से गुणा किया 9 चौके 36, 36 विद्यार्थी इसका राइट आंसर। ओके।
नेक्स्ट इसके बाद अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र और पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। हल करते हैं। पहले पुत्र लिखा हुआ है तो पुत्र लिख दो, चाहे पहले आप पिता लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक को मान लो पहले। माना पिता की आयु, माना पिता की आयु, पिता की आयु बराबर x वर्ष। पिता की आयु को हमने x वर्ष मान लिया तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को y वर्ष मान। x वर्ष और y वर्ष हमने पिता और पुत्र की आयु को माना हुआ है। इसके बाद अब आगे जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखा? पिता की आयु है ना, वो पुत्र की आयु से 6 गुनी है। पिता की आयु 6 गुना पुत्र की आयु, 6 गुना पुत्र की, पिता की आयु को मान लीजिए आप, इसमें क्या मान के चल रहे हो? x। ये हो जाएगा बराबर में 6y। समीकरण मान लो इसे 1, समीकरण नंबर 1 हो गया ये तो होगी पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण में इसमें क्या है? 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर बनेगा 4 वर्ष बाद का। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी पुत्र की आयु के। 4 गुना पुत्र की आयु। पिता की आयु आज वर्तमान में x वर्ष है, 4 वर्ष बाद वो 4 वर्ष ऐड हो जाएंगे उसमें। पुत्र की आयु वर्तमान में y है, उसमें भी 4 ऐड हो जाएंगे, लेकिन इसके गुणा में भी एक 4 लग जाएगा, 4 गुना होने के। सोल्व करेंगे इसे, x प्लस 4 बराबर आ जाएगा आगे सोल्व करने पे 4y प्लस 16। अब सारे मान एक तरफ लाएंगे तो ये x माइनस 4y, और चलो बराबर में इस 16 की तरफ ले चलते हैं 4 को। x माइनस 4y बराबर 16 माइनस 4, ये आएगा x माइनस 4y बराबर 12। अब x की जगह पर हम 6y नोट कर सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान क्या है? 6y है, तो 6y माइनस 4y बराबर में 12। तो यहाँ से आ जाएगा 2y बराबर 12। तो y बराबर कितना आया? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। y का मान आ जाएगा 2y बराबर 12 है, तो y का मान, y बराबर आ गया 12/2, यानी y का मान आ गया 6। 6 वर्ष आ गया y का मान। ओके, अब x बराबर क्या था? 6y। तो यहाँ से x बराबर आएगा 6 गुना y का मान 6, यानी x बराबर आ गया 36। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख दो यहाँ पर, अतः पिता की आयु, पिता की आयु जिसको x माना हुआ था बराबर में 36 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु जिसे हमने y मान रखा था, y बराबर 6 वर्ष। ये हमारे दोनों आंसर हो गए इसके। नेक्स्ट है इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 को हल कीजिए। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विधि का नाम लिख दिया। तो समीकरण नंबर 1 जो है वो क्या है? समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 इसके नीचे लिख दो, 4x प्लस 6y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हमें इन दोनों समीकरणों के किसी एक चर को बराबर करना होता है, चाहे x को बराबर कर लीजिए चाहे y को बराबर कर लीजिए। तो हम देखो इस चर के जो गुणांक है, इधर 2 है इधर 4 है, तो अगर ऊपर वाली समीकरण के साथ हम 2 का गुणा करते हैं पूरी समीकरण के साथ, तो ये यहाँ पर 4x बन जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 को हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 16। प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर दिया, और समीकरण 2 में हम किसी भी संख्या का गुणा नहीं कर रहे, एज इट इज ही लिख रहे हैं, तो इसको आप 1 लगा के लिख सकते हो, इसको हम कोई भी संख्या से गुणा नहीं कर रहे। सेम आ जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7। अब इसके नीचे एक अंडरलाइन लगाकर अब देखोगे कि जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है। आप यहाँ पर देखो, जिनको हमने बराबर किया था दोनों को, x वाले मानों को, वो दोनों प्लस के हैं, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। घटाने पर यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। ये दोनों मान एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये दोनों मान भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि 4x प्लस का है 4x माइनस का है, तो 0 हो गया। 6y प्लस का है 6y माइनस का है, तो ये भी 0 हो गया। क्या आ गया? 0 बराबर 16 माइनस 7, 9 आ गया। 0 बराबर 9, जो कि सत्य नहीं है। और इसके बाद लिख देंगे अतः इस समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना संभव नहीं है। समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना
संभव नहीं है। ना तो x बचा ना y बचा, इसलिए संभव नहीं है। तो दोनों रैखिक समीकरण क्या है? दोनों रैखिक समीकरण समांतर रेखा युग्म है। कौन सी रेखा युग्म है? समांतर रेखा युग्म है। समांतर रेखा युग्म है। समांतर रेखाओं के हल ज्ञात नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से करना था, इसका हल ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15, रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 0 और 2x - y = 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए, प्राप्त हल का सही विकल्प होगा। विलोपन विधि से इसको भी हल करना है। तो पहले हम इसमें समीकरण नंबर 1 लिखते हैं, 3x + 4y = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x - y = 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में हम देखेंगे कि चाहे x के मान बराबर करो चाहे y के बराबर करो, तो y के पहले बराबर हो जाएंगे। देखो अगर इसके साथ 4 का गुणा हो जाता या 4 होता तो ये बराबर ही हो जाते। तो हम दूसरी समीकरण को देखेंगे, 4 से गुणा करने पर बराबर हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को तो किसी से भी गुणा नहीं करना, समीकरण 1 एज इट इज आएगी। इसको 1 से गुणा दिखा दो, ये समीकरण तो आई 3x + 4y = 0, एज इट इज आ गई। लेकिन समीकरण नंबर 2, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 4 से गुणा करो इसे, 4 दूनी 8x - 4y = 0, 0 को भी 4 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पे समझिए, जिनको हमने बराबर किया है वो अलग अलग सिंबल वाले हैं, एक प्लस का एक माइनस का है। तो सिंबल अलग अलग होने के कारण ये सीधे ही कट रहे हैं, जोड़ने पर ये कट जाएंगे। जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x और 8x 11x = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 0/11, यानी x बराबर आ गया 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब x का मान समीकरण कोई एक समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से 3x यानी 3 × 0 + 4y = 0, ये 0 हो गया। 0 + 4y = 0 और यहाँ से 0 बराबर y बराबर आ जाएगा 0। सोल्व करने पे y का मान भी क्या मिल गया? 0 मिल गया। लास्ट में लिख दो, अतः x = 0, y = 0। ठीक है, ये 15वां प्रश्न था, जो कि 2 अंकों का एक प्रश्न था रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और केवल हर में 1 जोड़ दिया जाता है तो यह 1/2 हो जाती है। रैखिक समीकरण युग्म का निर्माण कर आलेखीय, आलेखीय की जगह हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। प्रतिस्थापन, आलेखीय विधि अब हम आपके सिलेबस में सवाल इसका नहीं आने वाला। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्राप्त हल का सही विकल्प होगा। तो विकल्प तो इसमें है नहीं हमारे पास, क्योंकि 2 अंकों का क्वेश्चन है, तो विकल्प तो आना नहीं है। हम हल करते हैं, भिन्न के अंश और हर की बात हो रही है, तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश को आप मान लो x तथा हर, हर को भी मान लिया जाए y। तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न संख्या क्या बनेगी? भिन्न बन जाएगी अंश बटा हर। इनका सूत्र होता है अंश बटा हर। अंश का मान x है, बटा में y है। x बटा y का मान हमने आखिर में निकालना है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है? फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? अंश में कितना जोड़ना है? अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें और भिन्न हर में 1 घटा दें, हर में से 1 कम कर दें, तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1 में, यानी x + 1 बटा y - 1 = 1। तिरछा गुणा करेंगे, ये वाला मान इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 1 के बटा में 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 और बराबर में y - 1। x, ये y इधर आएगा तो माइनस का y। अच्छा, इधर ना लाके ना आपने सीधा यहाँ से प्रतिस्थापन विधि लगानी है ना, तो x का मान निकालना है, तो इस -1 को इधर ले चलते हैं। x बराबर आ जाएगा y - 1, फिर एक और -1, ये वाला प्लस का 1 इधर आके माइनस, x बराबर आ जाएगा y - 2। ये x बराबर y - 2 है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, पहली समीकरण ही है ये। ओके, इसके बाद अब हम सेकंड कंडीशन ले लेंगे। सेकंड कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि केवल हर में 1 जोड़ दिया जाता है, अंश में तो कुछ नहीं जोड़ना, हर में 1 जोड़ दो, हर + 1 बराबर में क्या आंसर आएगा? 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। अंश यानी x बटा y + 1 बराबर 1/2, x बटा y + 1 बराबर 1/2। तिरछा गुणा करेंगे तो ये 2x + 2x बराबर आएगा y + 1, y इधर आ जाएगा, 2x - y बराबर 1। अब इस x की जगह पर x का मान जो पीछे हमने निकाला था, x का मान y - 2 था शायद, दोबारा देख लेते हैं। x का मान क्या था? y - 2 ही है, ये यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y - 2 माइनस y बराबर 1, 2 का गुणा करेंगे अंदर तो 2y - 4 माइनस y बराबर 1। 2y में से 1 y घटा देंगे तो y बचेगा 1, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो, y बराबर आ गया
y बराबर आ जाएगा 1 और 4 5, y बराबर आ गया 5। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 5। अब इस y के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से x बराबर क्या था, y माइनस 2, x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, x बराबर आ गया 3। ये x का मान आ गया। अतः भिन्न संख्या जो हमने शुरू में मानी थी वो आ जाएगी अतः भिन्न संख्या। भिन्न संख्या जिसे हमने शुरू में मान लिया था कि भिन्न संख्या किसके बराबर होगी, x बटा y के बराबर। x का मान 3 बटा में y का मान 5। ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है और प्रश्नों को आप एक एक करके अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 17वां, चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ए का मान है 6x प्लस 10, बी का मान है 5x डिग्री, सी का मान है x प्लस वाई डिग्री और डी का मान है 3x माइनस 10 डिग्री है। तो x और y के मान बताना। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका यूज़ करना है आपने। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अतः इसके सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण यानी कोण ए प्लस सी, इसका मान 180 डिग्री होगा और दूसरी तरफ बी और डी है, इसका मान भी 180 डिग्री होगा। फर्स्ट ये, सेकंड है बी प्लस डी, इनका मान भी 180 डिग्री। पहले हम इसमें ए प्लस सी ले लेते हैं। ए का मान लेते हैं ए प्लस सी, इसके आगे कोण का निशान भी लगा ही लो आप। कोण ए और कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान है 6x प्लस 10 और प्लस में अपने सी का मान है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा 6x और एक 7x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। 7x प्लस वाई बराबर 170 डिग्री। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, 170 डिग्री माइनस 7x, समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी समीकरण बनाएंगे, कोण बी प्लस कोण डी, दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है। तो कोण बी का मान यहाँ पर दे रखा है 5x और सी का मान है 3y माइनस 10 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। अब इसमें 5x प्लस 3y माइनस 10 है, माइनस 10 तो उधर चला जाएगा और y की जगह पर ये y का मान आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3 और y की जगह पर y का मान क्या है, y का मान था 170 माइनस 7x, 170 डिग्री माइनस 7x, 170 डिग्री माइनस 7x और माइनस का 10 डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। सोल्व करेंगे इसे तो 5x माइनस अंदर गुणा करेंगे तो 510 डिग्री आ जाएगा। 170 का 3 से गुणा करेंगे और माइनस 3 का गुणा माइनस 7 से करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 7 21x और फिर आगे माइनस के 10 डिग्री बराबर के 180 डिग्री। 5x और 21x 26x और ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री प्लस 510, ये बन जाएगा 26x बराबर हो जाएगा। तो अगर हम करते हैं कैलकुलेट तो ये आएंगे 180 और 10 190, 190 510 में जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे 700 डिग्री। अब मुझे इससे लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है। थोड़ा बैक चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। हमारे पास ये था 5x और डी का मान था 3y माइनस 10, 5x 3y माइनस 10, ये तो बिल्कुल सही, बराबर में 180 डिग्री, ये भी सही है। 170 ये था अपने पास 6x प्लस 10, डी का मान x प्लस वाई, 7x प्लस वाई, 6x और 1x 7x प्लस वाई और 10 इधर आएगा तो माइनस में 70 ही आएगा। ये समीकरण हमारी सही है और कोण बी और डी का जो जोड़ है वो भी हमारा कितना है, 180 डिग्री लिखा है। तो 5x, बी का मान 5x है, डी का मान 3y माइनस 10 है। इस y की जगह पर ये रखा गया है मान, आगे 10 है। चेक करते हैं, 5x की जगह 5x माइनस 3, y की जगह पर 170 माइनस 7x माइनस 10 बराबर 180। तो ये 5x माइनस ये बन जाएगा 17 51 510 माइनस 3 का माइनस 7x से करेंगे प्लस के 21x के 10 बराबर 180। माइनस 10 इधर के प्लस के 10 हो गए और माइनस के 150 इधर के 510 हो गए। सही है बिल्कुल। यहाँ पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी, यहाँ प्लस का सिंबल था लेकिन हमने माइनस लिख दिया, तो इसको अब करेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो मान आया ना हमारा, ये वाला मान माइनस में आएगा, ये वाले सारे मान बदलेंगे, पक्षांतरण वाले भी।
यहाँ पर आएगा माइनस का 21x और बराबर में ये चीज़ आएगी सारी वैल्यू। अब 5x में से 21x माइनस के घटाएंगे तो कितना बचेगा 16x। बराबर में 180 पहले से था, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 डिग्री हुआ, 510 इधर आके माइनस के 500, माइनस के 16x बराबर आ जाएंगे। इनको जब सोल्व करेंगे तो 320 डिग्री माइनस के आएंगे। x का मान आ जाएगा -320 बटा माइनस के 16, माइनस माइनस कैंसिल, 16 दूना 32, यानी x बराबर आ गया 20 डिग्री। x का मान ये आ गया। अब y का मान ज्ञात करना है तो समीकरण नंबर 1 जो हमारी थी, समीकरण 1 से y बराबर क्या आएगा 3, y का मान था 170 माइनस 7x, 70 डिग्री माइनस 7x, y बराबर आएगा 170 माइनस 7 गुणा 20 डिग्री, y बराबर आ जाएगा 170 डिग्री माइनस 140 डिग्री, y बराबर आया 30 डिग्री। y का मान भी हमने निकाल लिया। इस तरह से x की वैल्यू तो आई है 20 डिग्री और y की वैल्यू आई है 30 डिग्री, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18वां। एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 25 रुपये है तथा उसके बाद के प्रति किलोमीटर का किराया 17 रुपये है। यदि एक व्यक्ति x किलोमीटर दूरी तय करने पर y रुपये किराया देता है तो इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हल करते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर है 25 रुपये, ये फिक्स किराया है। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का ले दो, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 17 रुपये। पहले किलोमीटर के तो 25 रुपये लगेंगे और बाकी के अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 17 रुपये के हिसाब से लगेगा। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी दे रखी है x किलोमीटर और कुल किराया कितना है? y रुपये। कुल किराया कितना है? y रुपये। अब हम इसका किराया बनाते हैं। देखो 25 रुपये तो पहले किलोमीटर के लगने ही लगने हैं, 25 रुपये तो ये हो गए, प्लस में अब x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का किराया तो वसूल कर लिया गया है, बाकी कितना रह गया? x में से 1 कम, x माइनस 1 किलोमीटर। इसकी जो किराए की दर होगी वो 17 रुपये के हिसाब से होगी। x माइनस 1 का गुणा कर दिया 17 से और बराबर में इसके y आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो 25 प्लस 17 का अंदर गुणा करेंगे, 17x माइनस 17 बराबर y। 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 प्लस 17x बराबर में y को अंदर ले आइए इधर, 17x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। ये इसका किराए का आ जाएगा समीकरण। बीज गणितीय रूप प्राप्त करना था, वो बीज गणितीय रूप हमने इस तरह से प्राप्त कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद 19वां प्रश्न। यश एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो 40 अंक उसे प्राप्त हुए। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? तो टेस्ट में जितने भी प्रश्न थे ना, उसमें से उसके कुछ प्रश्न गलत हुए हैं, कुछ सही हुए हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि माना सही प्रश्न कितने हैं? x, और गलत प्रश्न जो गलत हुए हैं वो कितने हैं? गलत प्रश्न बराबर y। तो इसका मतलब टेस्ट में कुल प्रश्न कितने होंगे? टेस्ट में कुल प्रश्न कितने हुए? x प्लस वाई। अब पहली स्थिति इसमें लेते हैं प्रश्नानुसार पहली स्थिति, 40 अंक कब आते हैं? जब उसे सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं। सही प्रश्न अगर x है, 3 गुणा x हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग है, 1 अंक की कटौती की जाती है गलत उत्तर पर। 1 अंक के हिसाब से कितने प्रश्न है? y है, तो y की कटौती होगी y इंटू 1 बराबर में 40 आ गया। सोल्व करेंगे इसे तो 3x माइनस वाई बराबर 40। आप चाहो तो यहाँ से x का या y का मान निकाल सकते हो आगे समीकरण में रखने के। हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आएगा? इस y को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये y हो जाएगा प्लस का, 40 आ जाएगा इस तरफ, तो यानी ये बन जाएगा 3x माइनस 40, समीकरण 1। दूसरी स्थिति में यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4 के हिसाब से x प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे 4 गुणा x, और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती की जाती है तो 2 गुणा y, तो उसे कितने अंक मिलते? 50 अंक। अब इसे सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 2y बराबर 50, फिर उसमें 2 का भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1y बराबर 25। 2 का भाग भी दे दिया। इस y की जगह पर y का मान रखेंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने, समीकरण 1 से y का मान रखने पर क्या आएगा? 2x माइनस वाई, वाई को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस लगा,
ये वाली वैल्यू y की है 3x माइनस 40, बराबर में इसके कितना है, बराबर में है इसके 25। सोल्व करेंगे इसे, 2x ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 3x प्लस का 40 बराबर का 25। 2x में से 3x माइनस हो जाएंगे 1x, और 40 उस तरफ जाएंगे तो 25 माइनस, माइनस का 1x, माइनस का 1x बराबर आएगा 25 माइनस 40, माइनस का x बराबर आ जाएगा -15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। x का मान क्या आया, 15 आ गया। अब x की मान 15 है तो हम इसको रखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 से y बराबर क्या है, 40 माइनस 3x, यही था क्या, दोबारा देखते हैं। y बराबर क्या था, 3x माइनस 40 है, तो लिख दिया 3x माइनस 40 है, 3x माइनस 40, इसमें x का मान रखो, y बराबर 3x की जगह पर 15 माइनस 40, y बराबर आ जाएगा 3 5 15 45 माइनस 40, y बराबर आ जाएगा 5। x और y दोनों मान निकल गए। अतः कुल प्रश्न, कुल प्रश्न कितने हुए, x प्लस x का मान 15 प्लस y का मान 5, 15 और 5 20 टोटल प्रश्न थे इस टेस्ट के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस क्विज का, जिसमें पूछा गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या का विकल्प चुनिए। ये तो हमें करना नहीं है, केवल संख्या ज्ञात करनी है। हल करते हैं। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या को x मानना है, छोटी संख्या को y मान लेना है। प्रश्नानुसार इनका जो अंतर है वो कितना है, अंतर कितना है, 26 है। प्रश्नानुसार फर्स्ट में दोनों का अंतर कितना है, 26 है। x माइनस वाई बराबर, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें तो निकाल सकते हैं, 26 प्लस वाई। समीकरण नंबर 1 हमने x की वैल्यू निकाली है। सेकंड में क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुने से 4 अधिक है, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या है उसके 3 गुने से 4 अधिक है, 3 गुणा छोटी संख्या प्लस 4, बड़ी संख्या कितनी है x बराबर 3 गुणा छोटी संख्या 3y प्लस 4, ये x की वैल्यू है। अब इस x की जगह पर x का मान रख दीजिए और इसे सोल्व कीजिए। x की जगह पर समीकरण 1 से x की जगह पर लिखेंगे 26 प्लस वाई बराबर 3y प्लस 4। ये y इधर जाएगा तो ये y वाली साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 3y माइनस 1y, 4 इधर आएगा 26 वाली साइड, 26 माइनस 4, 26 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है 22, 3y में से y घटाते हैं तो कितना आएगा 2y, आ जाएगा 22 बराबर 2y। अब y का मान निकालना है तो 22 को बटा में लेके जाना पड़ेगा। अगले स्टेप में हम इसमें ले जाते हैं 22 के बटा में चला, y बराबर आ जाएगा 22 बटा 2, यानी y का मान आ गया 11, y की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या माना गया था 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई, x बराबर आ जाएगा 26 प्लस 11, x बराबर 37, x की वैल्यू आ गई 37। लास्ट में लिख दीजिए, अतः बड़ी संख्या अर्थात x बराबर तो आया 37, और छोटी संख्या यानी y का मान आ गया 11। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने सभी 20 प्रश्न आपको करवा दिए हैं, आप इनकी तैयारी अच्छे से कर लेना। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए हैं। टेक केयर, बाय बाय।